अस्सलाम वालेकुम। की दसा याद फरीदा रोटी बंदा खा जाती है। इंसान जब पैदा होता है भूख से चिल्लाता है, फिर दूध पीकर माँ की आगोश में सुकून की नींद सो जाता है, ये जाने बगैर कि आगे जिंदगी की तावील शाहराह पर उसे रोटी की तलाश में लंबे अरसे तक भटकना है। पाँव में कितने छाले पड़ेंगी और हाथों में कितने जख्म आएंगी और चेहरे पर गहरी झुर्रियों के नमूदार होने तक उसे कितनी जिल्लतें, कितनी अजियतें झेलना पड़ेंगी। मैं हूं नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। ये तकदीर है पाकिस्तान जैसे तीसरे दुनिया के ममालिक के अवाम की, जहां हुक्मरानों की भूख अवाम की भूख से ज्यादा कीमती है। किसी मुल्क में जंग ने डेरे डाल रखे हैं, कहीं खाना जंगी चल रही है तो कहीं हुक्मरान तबके की अयाशियों की वजह से अवाम दो वक्त पेट भरने से आजिज है। तो ऐसे में जरूरतों के मारे लोग क्या करें। जंग भी अपनी जमीन के तकद्दस और अपनी आजादी के लिए लड़ी जाती है और जरूरतों की खातिर भी लोग रोजगार की एक ऐसी ही जंग पर निकल पड़ते हैं जिसके बारे में कुछ इल्म नहीं कि गाजी बनकर घर वापसी होगी या फिर ताबूत में लिपटी लाश आएगी। शायद ही कोई महीना गुजरता हो जब यह खबर न आती हो कि तुर्की या लीबिया की सिमत से बहरा रूम की दूसरी जानिब यूनान या इटली जाते हुए गैर कानूनी तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई और उसमें इतने अफगान, अफ्रीकी और पाकिस्तानी सवार थे। बहरा रूम ऐसा आदमखोर समंदर है जो हर साल कम से कम 20,000 इंसानों को निगल जाता है, जो हालात से तंग आकर यूरोप में नई जिंदगी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन बहरा रूम उन्हें अपने पानी की गहराई में खींच लेता है। ऐसी हर खबर के बाद मामूल के मुताबिक वज़ीर आज़म का मुज़म्मती बयान इस अज़म के साथ आता है कि इंसानी स्मगलरों को अवाम के जानो माल से खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। कुछ पकड़ दकड़ होती है और अगली खबर तक गहरी खामोशी छा जाती है। किसी को मालूम नहीं होता कि हुकूमत ने कितने इंसानी स्मगलरों को इजाजत देने से इनकार कर दिया और कितने इंसानी स्मगलरों पर मुकदमे चलाकर उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया गया। शायद कोई भी नहीं। ताज़ा तरीन कहानी भी वैसी ही बासी कहानी है कि कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा, कहीं ज्यादा, तकरीबन 750 के करीब रोजगार के मुतलाशी मुख्तलिफ ममालिक के इंसान स्मगलरों को लाखों रुपए देकर सवार हुए और वो कश्ती यूनान के साहिल के पास यूनानी कोस्ट गार्ड्स की आंखों के सामने डूब गई। उन मुसाफरों में 300 के करीब पाकिस्तानी थे, जिनमें से सिर्फ 12 खुशकिस्मत बच सके, जो उन 120 खुशनसीबों में शामिल हैं जो बहरा रूम की गहराइयों से बच निकले। डूबने वाली बदकिस्मत कश्ती लगभग 750 के करीब मुसाफरों को लेकर लीबिया से रवाना हुई। उसमें कई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग सवार थे जो बेहतर रोजगार की तलाश में इटली जाना चाहते थे और उन 750 इंसानों में लगभग 300 के करीब पाकिस्तानी भी थे जो हालात से तंग आकर अपना और अपने घर वालों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए एजेंट को रकम देकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे थे। एक इतला के मुताबिक उन लोगों से फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए गए जो बेशतर लोगों ने उधार लेकर या घर बार या जेवरात बेचकर इकट्ठे किए होंगे। बचने वाले मुसाफिरों ने बताया कि पाकिस्तानियों को कश्ती के निचले हिस्से यानी तहखाने में रखा गया था और ऊपर के हिस्से में आने की कोशिश करने वालों से कश्ती का अमला बदसलूकी का था। यह हकीकत भी सामने आई है कि बदकिस्मत कश्ती 3 दिन से बहरा रूम के पानियों में खड़ी थी क्योंकि उसका इंजन खराब हो गया था। ये अफसोसनाक बात भी सामने आई कि कश्ती में खाने पीने का सामान और पीने का पानी तक खत्म हो चुका था। यूनानी कोस्ट गार्ड उस कश्ती के बारे में आगाह थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ना किसी ने कश्ती के मुसाफिरों की हालत के बारे में पूछगछ की और ना ही उन्होंने कश्ती को महफूज मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कश्ती डूबने के सानहे में यूनानी कोस्ट गार्ड के रवैये को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चाहते तो कश्ती पर सवार कीमती जानों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कश्ती को डूबने दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस सानहे का नोटिस लेते हुए एक कमेटी बना दी है जो इस हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड के किरदार का जायजा लेगी। ये भी कहा जा रहा है कि कश्ती के डूबते वक्त कई हेलीकॉप्टर्स फिजा में मंडला रहे थे और जितने दिन कश्ती पानी में खड़ी रही कई बहरी जहाज उसके करीब से गुजरते रहे। यानी ये हादसा अचानक या बहरा रूम की तरातुम खेज मौजों की वजह से नहीं हुआ। ये हादसा सीधा सीधा इंसानी गफलत की वजह से रूनुमा हुआ है जिसमें इंसानी स्मगलरों, कश्ती के मालक और यूनानी कोस्ट गार्ड बराबर के शरीक हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड उस वक्त हरकत में आए जब कश्ती डूब रही थी और उन्होंने 750 में से 120 इंसानों को बचा लिया। ये भी कहा जा रहा है कि कश्ती डूबने से पहले एक साइड को झुक गई और फिर अचानक दूसरी साइड की तरफ झुकी और डूब गई। हो सकता है कि कश्ती में कोई खाने पीने की अशिया तकसीम की जा रही हो और लोग एक तरफ दौड़ पड़े हों और कश्ती एक तरफ झुक गई तो बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। इस भगदड़ के दौरान कितने लोग पैरों तले रोंदे गए, इस बारे किसी को कुछ खबर नहीं।
ایک ایسی ریاست جسے کرپٹوکریسی نے اناکونڈا کی طرح جکڑ لیا ہو، وہاں کسی ادارے سے پوچھا جائے کہ جن سمگلروں اور ان کے پشت پناہوں اور پشت پناہوں کے بھی آقاؤں کی داستانیں، طریقہ واردات، دلالوں کا نیٹ ورک اور شکار ہونے والے طبقات و کرداروں کی تفصیل شمالی و وسطی پنجاب کے ایک ایک قصبے کے بچے کو معلوم ہے، ان پر ہاتھ ڈالنا کتنا آسان یا دشوار ہے۔ یہ پوری ٹریل کس طرح منڈی بہاولدین یا گجرات یا کاموکی یا کشمیر سے چلتی ہوئی براستہ بحروبر شمالی افریقہ اور یورپ تک پہنچتی ہے، سب کچھ اتنا ہی واضح ہے جتنی کہ دیواریں چین پر جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پہلے پاکستانی پاسپورٹ بے توقیر ہوا اور دنیا کے 200 میں سے صرف 10 ممالک کیسے باقی ہیں جہاں پاکستانی پیشگی ویزے کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلے ملک بلیک لسٹ ہوتے تھے، اب سنا ہے کہ پاکستانی شہر بھی بلیک لسٹ ہو رہی ہیں، جہاں کے مکینوں کو ویزا اس خدشے کے پیش نظر زیادہ مشکل سے ملتا ہے کہ کہیں طیارے سے اترتے ہی سلپ نہ ہو جائیں۔ بہرحال ایف آئی اے نے اس واقعے میں ملوث کے انسانی اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی کرداروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے۔ ایف آئی اے انسانی اسمگلروں کی ایک سالانہ ریڈ بک بھی شائع کرتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اسمگلر یا ریکروٹنگ ایجنٹ پکڑے گئے، کتنوں کے لائسنس منسوخ ہوئے اور کتنے مفروغ ہیں۔ لیکن آج تک یہ خبر پڑھنے کو نہیں ملی کہ کتنے انسانی اسمگلروں کو طویل المیعاد قید کی سزا نہ صرف سنائی گئی ہو بلکہ انہوں نے پوری کاٹی بھی ہو۔ دراصل یہ وہی لوگ ہیں جن کے مقدمے دہشت گردی کی عدالتوں میں چلنے چاہیے، مگر اربوں روپے کی اس انڈسٹری میں اسمگلرز، ان کے پشت پناہ بلکہ جہاں پناہ سب کے سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نورالعین کو دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔